हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आइए, आज आपका फिर से स्वागत है एलएलटीसी के यूट्यूब चैनल पर। मैं द्वारिका आप लोगों को एनिमल किंगडम के सेकेंड लेक्चर में फिर से आगे बढ़ाता हूं। एनिमल किंगडम, हम लोग एनिमल किंगडम को पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में एनिमल किंगडम के रिगार्डिंग जो ढेर सारे फाइलम्स हैं उसके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन किए थे। अब इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि जो टोटल 11 के 11 फाइलम है उसको किस तरह से क्लासीफाई किए थे। ढेर सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जिसका हम लोग मेनली रूप से जिक्र किए थे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ढेर सारे तरह के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू सिस्टम दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से जिक्र किए थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बॉडी सिमेट्री की बात किए थे, जर्म लेयर की ऑर्गेनाइजेशन की बात किए थे, बॉडी कैविटी अर्थात कि सीलोम की बात किए थे, सेगमेंटेशन की बात किए थे, नोटोकॉर्ड की बात की थी। इन सभी हर तरह के कह सकते हैं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट के आधार पे जो पूरी की पूरी 11 फाइलम है उनको हम लोग इस ऑर्डर में अरेंज करते हैं। पोरीथेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा या कॉर्डेटा। एक्चुअल में अगर कहा जाए इसके बारे में तो देखिए, यहाँ से अगर बात की जाए तो सबसे फर्स्ट वाली फाइलम है जो फाइलम पोरीफेरा। इस फाइलम के बारे में कहा जाए तो ये फाइलम पोरीफेरा जो है ये कैसा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है। दैट मीन्स यदि कहने का मतलब हो तो इसमें ग्रुप ऑफ सेल तो होते हैं, मतलब लेकिन वो लूजली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, इसलिए उनके बीच में किसी तरह के अच्छे टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एसिमेट्रिकल होते हैं। और एसिमेट्रिकल है तो obvious सी बात है, लूज सेल है तो यहाँ पे जर्म लेयर का फॉर्मेशन नहीं हो पाया। यदि जर्म लेयर का फॉर्मेशन नहीं हो पाया है और obvious सी बात है यहाँ पे ना तो मीजोडर्म आएगा और ना ही बॉडी कैविटी आएगी, जिससे की वजह से हम इसे एसिलोमेट्स कहेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है हमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जो सेल और सेल है, ढेर सारे सेल मिल करके एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग शेयर करते हैं और मिल करके कार्य करने का कार्य करते हैं। इसमें हमारा जो टिश्यू सिस्टम है वो हमें रेडियल सिमेट्री को शो करता है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ सेंटर से पास करता हुआ कोई भी प्लेन पास करा दीजिए, बस सेंट्रल एक्सिस से पास करना चाहिए, वो पूरे के पूरे एनिमल बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता है। लेकिन इसके इंस्पायर्ड भी अगर कहा जाए तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दो ही तरह के जर्म लेयर होते हैं, जिसकी वजह से मीजोडर्म यहाँ पे आया नहीं है। अगर मीजोडर्म आया नहीं है कहने का मतलब ये एसिलोमेट्स ही होंगे। और ये हमारे फाइलम्स हैं सिलिंड्रेट और टिनोफोर। सिलिंड्रेट और टिनोफोर ये दो फाइलम है। नेक्स्ट अगर बात की जाए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तो वो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एकमात्र फाइलम एग्जांपल हमारा आता है प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस की बात की जाए तो इकलौता ऐसा फाइलम है जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करने के साथ साथ ये ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल है, फर्स्ट ट्रिप्लोप्लास्टिक है। लेकिन फर्स्ट ट्रिप्लोप्लास्टिक दैट मीन्स कहने का मतलब मीजोडर्म तो यहाँ डेवलप हुआ है लेकिन सॉलिड मीजोडर्म होता है, इसी वजह से इसे एसिलोमेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम दैट मीन्स ऑर्गन ऑर्गन मिल करके कोऑर्डिनेट होकर के काम करते हैं तो उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे अगर कहा जाए तो ये भी ट्रिप्लोप्लास्टिक ही है, सिमेट्री लेकिन यहाँ पे आ जाती है बाइलेटरल। बाइलेटरल कहने का मतलब कि कोई एक सिंगल प्लेन ही ऐसा पॉसिबल है जो सेंट्रल एक्सिस से जा करके पूरी की पूरी बॉडी को दो इक्वल हाफ में आइडेंटिकल रूप से डिवाइड कर सकता है। यहाँ पे देखिएगा सिलोम की बात करें तो दो कैटेगरी देखने को मिलती है। एक देखने को मिलती है स्यूडोसिलोमेट और दूसरा देखने को मिलता है सिलोमेट्स अर्थात कि ट्रू सिलोम्स, ट्रू बॉडी कैविटी। स्यूडो कहने का मतलब फॉल्स, स्यूडो कहने का मतलब फॉल्स, फॉल्स कहने का मतलब कि यहाँ पे मीजोडर्म जो है पाउच रूप में मौजूद होता है और जहाँ जहाँ पे थोड़ा थोड़ा पाउच रूप में मौजूद है तो obvious सी बात है पाउच रूप में खुद अगर मीजोडर्म है जहाँ पे वो होगा वहाँ पे थोड़ा सा कैविटी हमें देखने को मिलेगा, एक्चुअल बॉडी कैविटी, अदरवाइज हमें बॉडी कैविटी देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए इस तरह के फाइलम को कहते हैं स्यूडो सिलोमेट्स, जिसका एकमात्र एग्जाम्पल है एस्केहेल्मिन्थिस। और रेस्ट ऑफ द फाइलम
इससे हायर दैन दैट ऑफ फाइलम अगर कहा जाए तो वो एक्चुअल में ट्रू सिलोमेट्स हैं। और वो ट्रू सिलोमेट्स एक्चुअल में कौन कौन है? एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा। एक फाइलम यहाँ पे आती है इकाइनोडर्म, जो सिमेट्री के बेसिस पे अगर कहा जाए तो नॉर्मली इसकी लार्वी तो बाइलेटरल सिमेट्री शो करती है, लेकिन जब ये एडल्ट हो जाता है तो एडल्ट हो जाने के बाद ये रेडियल सिमेट्री वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। अर्थात कि एडल्ट इकाइनोडर्म जब वो जैसे से एडल्ट होते जाते हैं वो रेडियल सिमेट्री को शो करना शुरू कर देते हैं। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन क्लियर होगी। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, एक एक फाइलम को स्टडी करना शुरू करते हैं। जिसमें हमारा सबसे फर्स्ट फाइलम है, अगर बात करें तो वो फर्स्ट फाइलम है फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा, यदि हम फाइलम पोरीफेरा की बात करें, फाइलम पोरीफेरा है क्या, किसे हम फाइलम पोरीफेरा कहेंगे? पोरीफेरा नाम ही क्या है? पोरीफेरा। पोरीफेरा, इस फाइलम को और भी कई नामों से जाना जाता है। जैसे अगर कहा जाए तो इन्हें कहा जाता है पोर बियरर एनिमल्स। पोर बियरर एनिमल्स कहने का मतलब जो एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे छोटा सा जो नीचे दिखाई दे रहा है, इसमें ढेर सारे होल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, होल्स होते हैं। कहने का मतलब सपोज कीजिए एक बॉल है, बॉल में ढेर सारे चारों तरफ पोर्स हैं, तो क्या हो जाएंगे? ढेर सारे पोर्स है तो इसीलिए इसको क्या करें, पूरी की पूरी बॉडी को पोर बियरर एनिमल। अब पूरी की पूरी पोर बियरर एनिमल है, पोर्स है, तो उसमें क्या होगी? एयर एंटर करेगी, वाटर एंटर करेगी, तो वो भरी हुई रहेगी। जैसे ही थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, पिचक जाएगा। इसीलिए इसको स्पंज भी कहा जाता है। जनरली क्या कहा जाता है? स्पंज। पोर बियरर एनिमल्स भी कहा जाता है या स्पंज भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर इस फाइलम के बारे में बात कहा जाए तो जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? सबसे पहला सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। बॉडी सिमेट्री क्या हो जाएगी सर? एसिमेट्रिकल हो जाएगी, एसिमेट्रिकल हो जाएगी। सिलोम अब्सेंट होता है, अर्थात कि एसिलोमेट्स हो जाएंगे, एसिलोमेट्स ये सब के सब हो जाएंगे। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एसिमेट्रिकल हो जाएंगे, सब के सब एसिलोमेट्स हो जाएंगे। और अगर इनके बारे में कहा जाए कि सर ये इनकी हैबिटाट क्या होती है, इनकी हैबिटाट मोस्टली ये मरीन इन्वायरमेंट कहने का मतलब सी वाटर। मोस्टली क्या होते हैं? मरीन होते हैं, कुछ को छोड़ करके। फ्यू आर इन फ्रेश वाटर, कुछ कहाँ पे होते हैं? फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर में एक पाया जाता है एग्जाम्पल जिसका नाम है स्पॉन्जिला, जिसे कॉमनली फ्रेश वाटर स्पंज भी कहा जाता है। फ्रेश वाटर स्पंज भी कहा जाता है। क्लियर? थोड़ी एनसीईआरटी की लाइन के बारे में बात करते हैं। अगर एनसीईआरटी की लाइन के बारे में बात करें तो वो क्या है? देखिए, फाइलम पोरीफेरा, members of this phylum are commonly known as sponge। कॉमनली हम इन्हें क्या कहते हैं? स्पंज कहते हैं। दे आर जनरली मरीन, जनरली क्या होते हैं? मरीन। एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल, जनरली क्या है सर? मरीन है। जनरली समुद्री पानी में हमें देखने को मिलते हैं और इसके साथ साथ ये एसिमेट्रिकल भी होते हैं। फिगर 4.5 देखिए, 4.5 में फिगर दिया गया है। देखिए ये 3 फिगर दिए गए हैं। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके बारे में कहा गया है कि ये प्रिमिटिव टाइप्स के एनिमल है, दैट मीन्स इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि ग्रुप ऑफ सेल तो आया है बट एक दूसरे के साथ वो बॉन्डिंग शेयर उतना प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनमें सेल मिल करके टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इन्हें कहा जा रहा है कि ये प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ एनिमल है। ऐसा एनिमल है, प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ एनिमल है। और ऑर्गेनाइजेशन इनका क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ओके। स्पंज हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। ये बात थोड़ा ध्यान रखेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कहें तो वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा की एक कैरेक्टरिस्टिक या कहें तो यूनिक फीचर होती है। इसमें होता है क्या है
ये सपोज कि ये हमारा एक एग्जाम्पल है पोरीफेरा का, जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक साइकोन है। इसका नाम साइकोन है, साइकोन, या कहें तो स्काइफा। साइकोन को ही स्काइफा के भी नाम से जाना जाता है। इसके बारे में कहा जाए तो देखिए ढेर सारे हमें पोर्स, ये पोर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो पोर्स है, इस पोर्स को कहा जाता है ऑस्टिया। क्या कहा जाता है? ऑस्टिया। ये वो पोर है जिसके जरिए वाटर इंटर करता है। वाटर क्या करता है? इंटर करता है। यहां से वाटर इंटर करेगा और ये इंटर करते हुए ये ढेर सारे पोर्स हैं, इनके जरिए वाटर इंटर करेगा और वो ढेर सारे पोर्स को हम क्या कह रहे हैं सर? ऑस्टिया। अल्टीमेटली ये बीच वाला जो स्पेस दिखाई दे रहा है, ये वाला स्पेस, इस वाले स्पेस में ये वाटर घूमेगा, जिसे इस कैविटी को हम लोग कहते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी। स्पॉन्जोसील, इस कैविटी को हम क्या करें? स्पॉन्जोसील। और इसके जरिए फिर जो वाटर है घूमते घूमते अल्टीमेटली ऊपर में एक और पोर्स होता है, जिसे एक्चुअल में कहा जाता है ऑस्क्यूलम। और इसी ऑस्क्यूलम के जरिए जो वाटर है पोरीफेरा से बाहर निकल जाता है। ये देखिए तो एक कैनाल का सिस्टम बन रहा है। ये देखिए ये एक पोर हो गया जिसके जरिए वाटर एंटर कर रहा है। ये बीच में पूरी एक लंबी कह सकते हैं कैविटी वाली सिस्टम हो गई, और अल्टीमेटली फिर इस सिस्टम से वाटर बाहर रिमूव हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। इसीलिए इसको कहा जाता है वाटर कैनाल सिस्टम, या कहें तो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में कहा जाए तो इसका कुछ इंपॉर्टेंस भी है। वाटर कैनाल सिस्टम, पहली बात ये एक तरह की यूनिक फीचर है किसकी? फाइलम पोरीफेरा की। दूसरी बात ये कुछ कार्य भी करते हैं। वाटर एंटर कर रहा है इसके साथ साथ, तो अपने साथ क्या ले आ सकता है? ये फूड मॉलिक्यूल को भी ला सकता है। दैट मीन्स फूड मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने का भी जो काम है ये वाटर कैनाल सिस्टम ही करता है। ट्रांसपोर्ट फूड मॉलिक्यूल्स, फूड मॉलिक्यूल्स। और ये केवल फूड मॉलिक्यूल्स ही नहीं लाता है, बल्कि इसके अलावा ये गैसियस ट्रांसपोर्ट का भी करता है, अर्थात ये रेस्पायरेशन का भी कार्य करता है। इसका कार्य करता है सर रेस्पायरेशन, दैट इज ऑक्सीजन को लाना। और इसके साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का भी काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा, दैट इज एक्सक्रीशन में भी इसका रोल होता है। और एक और कार्य इसका होता है और वो होता है गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर। तो वाटर कैनाल सिस्टम जो कि पोरीफेरा की एक कह सकते हैं यूनिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये कुछ फंडामेंटल कार्य भी करती है। फंडामेंटल कार्य में भोजन को ट्रांसपोर्ट करना, गैसों का ट्रांसपोर्ट करना, इसके साथ साथ जो एक्सक्रीटरी या कहें तो वेस्ट सब्सटेंस है उसका रिमूवल करना, और अल्टीमेटली गैमेट का ट्रांसफर करना। ये कार्य कौन करती है? वाटर कैनाल सिस्टम करती है। यहां देखें नेक्स्ट, वाटर इंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स। बहुत ही छोटे छोटे पोर्स के जरिए वाटर इंटर करती है, जिसे कहा जाता है ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल। बॉडी वॉल में एक बहुत ही माइन्यूट पोर होती है जिसे ऑस्टिया कहते हैं, और इसके जरिए वाटर इंटर कहाँ करता है? इनटू अ सेंट्रल कैविटी। इनटू अ सेंट्रल कैविटी, बीच में जो कैविटी है उसमें ये वाटर को ले जाता है, जिसे हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। फ्रॉम वेयर, जहां से इट गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम, जहां से होते हुए इट गोज आउट, ये बाहर निकल जाता है। किसके जरिए से? ऑस्क्यूलम के जरिए। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। ये जो पाथवे है ट्रांसपोर्ट का, इसके जरिए हम फूड का गैदरिंग, फूड को इकट्ठा भी कर सकते हैं, ला भी सकते हैं। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी जो मॉलिक्यूल है उसका एक्सचेंज भी कर सकते हैं। एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट का रिमूवल भी कर सकते हैं। नाउ क्वानोसाइट और कॉलर सेल, ये जो सेल है ये भी इंपॉर्टेंट सेल है। क्वानोसाइट सेल और कॉलर सेल। क्वानोसाइट सेल को ही कॉलर सेल भी कहा जाता है। एक्चुअल में देखिएगा तो ये जो देख रहे हैं ऑस्क्यूलम, जो बीच वाली कैविटी है, ये जो बीच वाली कैविटी देख रहे हैं, इस वाली कैविटी में एक तरह की सेल होती है, स्पेशल टाइप की सेल। इस तरह से हमें सेल देखने को मिलती है, जिसको कहा जाता है क्वानोसाइट सेल, या कहे तो
कॉलर सेल। अगर हम इसके बारे में प्रॉपर रूप से अगर बात करें तो वो क्या होता है, सपोज कीजिए कि ये कोई पोरीफेरन्स है, सॉरी सपोज कीजिए ये कोई एक पोरीफेरा है, कोई एक क्या है, पोरीफेरा है। अगर ये पोरीफेरा है तो ये देखिए, ये जो छोटे छोटे जो माइन्यूट पोर्स दिखाई दे रहे हैं, इस माइन्यूट पोर्स को ही हम कह रहे हैं ऑस्टिया। ये बीच वाला जो स्थान है, स्पेस एक कैविटी है, इसे ही हम कह रहे हैं स्पॉन्जोसील। और ये जो टॉप पे जो ओपनिंग है जिसके जरिए वाटर बाहर निकलता है, इसी को कहा जाता है ऑस्क्यूलम। क्या कहा जाता है, ऑस्क्यूलम। बट यहाँ पे देखिए ये जो खाली स्थान है, बीच वाली कैविटी है, इसका देखिएगा ये एक सेल, ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग के द्वारा ये वॉल बनाया जा रहा है। इस अगर लाइनिंग की बात करें, ये लाइनिंग एक स्पेशल तरह के सेल के द्वारा कह सकते हैं कवर्ड होता है, इस तरह से। और इसी सेल को हम कह रहे हैं क्वाइनोसाइट सेल, या कहें तो कॉलर सेल। क्या कह रहे हैं सर, क्वाइनोसाइट सेल, या कहें तो कॉलर सेल। क्वाइनोसाइट सेल या कहें तो कॉलर सेल। ये क्वाइनोसाइट सेल अगर कॉलर सेल की बात करें तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है कि एक्चुअल में ये जो वाटर इंटर कर रहा है इस ऑस्टिया के जरिए और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके वाटर के डायरेक्शन को, वाटर के मूवमेंट को एक्चुअल में मेंटेन करने का काम, वाटर करंट को मेंटेन करने का कार्य इसमें जो ये क्वाइनोसाइट का ये जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला ये कार्य करता है। दैट मीन्स ये मेंटेन करता है वाटर करंट को, मेंटेन करता है वाटर करंट को। इसकी हेल्प से अपने ये वाला जो इसका जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी स्ट्रक्चर की हेल्प से ये क्या करता है, वाटर करंट को मेंटेन करता है। एक और कार्य क्या करता है, जो भी वाटर करंट के साथ फूड आ रहा होता है, फूड मॉलिक्यूल को फिल्टर करके अपने अंदर ले लेता है। ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, फ्लैजिला। ये बीटिंग कर रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और इसमें जो फूड इसको मिलेगा, फूड मॉलिक्यूल को अपने अंदर ट्रैप कर लेगा, अपने अंदर ले आएगा, और इसके अंदर ये डाइजेस्ट करता है। तो एक्चुअल में ये भोजन के डाइजेशन में भी इसका रोल होता है। दैट मीन्स ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन का भी कार्य करता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन का कार्य करता है। यही है क्वाइनोसाइट सेल, या इसे ही कहा जाता है कॉलर सेल। यदि हम आगे इसके आगे बढ़े तो क्या है सर, देखिए क्वाइनोसाइट्स और कॉलर सेल लाइन द स्पॉन्जोसेल, ये स्पॉन्जोसेल को लाइन करता है। स्पॉन्जोसेल की लाइनिंग को ये तैयार करने का कार्य करता है कौन, क्वाइनोसाइट सेल या कहे तो कॉलर सेल। एंड द कैनाल्स, ये स्पॉन्जोसेल की लाइनिंग को भी लाइन करता है या कैनाल की लाइनिंग को लाइन करता है। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेल ऑफ स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये जो क्वाइनोसाइट सेल है या कॉलर सेल है, पहली बात की वाटर कैनाल सिस्टम, या कहें तो वाटर कैनाल सिस्टम के साथ साथ ये जो कैविटी है, कैविटी को लाइन करता ही है। लेकिन इसका जो वॉल है, ये पोरीफेरा की जो वॉल है, इस सपोज कीजिए ये वॉल है, तो इस वॉल में कहीं ना कहीं कुछ हमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जो अंदर की तरफ होते हैं, जिसको कहा जाता है स्पॉन्जिन फाइबर। यहाँ पे इस वाले वॉल में इस तरह से स्पॉन्जिन फाइबर लगे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ बाहर की तरफ भी निकले हुए होते हैं।
तो जो अंदर अंदर है इसको कहा जाता है स्पॉन्जिन फाइबर। क्या कहा जाता है? स्पॉन्जिन फाइबर। और जो बाहर की तरफ कांटा की तरफ निकले हुए होते हैं उसे कहा जाता है स्पिक्यूल, जो कहीं ना कहीं इसमें प्रोटेक्शन, स्पिक्यूल प्रोटेक्शन का कार्य करता है और स्पॉन्जिन स्ट्रेंथ देने का कार्य करता है पूरे के पूरे पोरीफेरन्स को। वही बात की जा रही है, मेड अप ऑफ स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन, जो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी पोरीफेरा को सपोर्ट प्रोवाइड करने का कार्य करती है। सेक्सेज आर नॉट सेपरेट, सेक्सेज नॉट सेपरेट, सेक्स सेपरेट नहीं है, दैट मीन्स ये बाइसेक्सुअल है या कहे तो हर्माफ्रोडाइट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है। दैट मीन्स एक ही इंडिविजुअल में मेल गोनाड्स भी है और फीमेल गोनाड्स भी है। दैट इज एग्स एंड स्पर्म्स, एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। दैट मीन्स कहने का मतलब एक ही जो इंडिविजुअल है, सेम इंडिविजुअल जो है वो एग्स का भी फॉर्मेशन करेगा और स्पर्म का भी फॉर्मेशन करेगा। स्पंज रिप्रोड्यूसेज असेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन। स्पंज जो है अपना रिप्रोडक्शन नॉर्मली फ्रैगमेंटेशन के जरिए भी करता है या कहें तो बडिंग के जरिए भी एक्चुअल में करने को ये देखने को मिलता है। अनफेवरेबल कंडीशन में कहा जाए तो वहां पे गैम्यूल का फॉर्मेशन होता है जो इंडोजिनस बडिंग शो करता है। एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, सेक्सुअली तो गैमेट फॉर्मेशन के जरिए ही होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग अ लार्वल स्टेज which is morphologically distinct from the adult। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ, यदि इनके बारे में हम बात करें सेपरेटली तो ये जो कह सकते हैं ये पोरीफेरन जो होते हैं वो क्या होते हैं? मोनोइसियस होते हैं। मोनोइसियस दैट मीन्स बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल या इसी को कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट या कहे तो मोनोइसियस। ओके, दैट मीन्स सेम इंडिविजुअल, सेम इंडिविजुअल एग्स भी बनाएगा और स्पर्म भी बनाएगा, जो कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या आवश्यक है? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे इंटरनल, क्या होता है? इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होने के साथ साथ डेवलपमेंट भी यहाँ पे होता है इनडायरेक्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कहने का मतलब सर कि एग जो है, एग का जब हैचिंग होगा तो उससे जो लार्वे निकलेंगे उनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होगी जब वो एडल्ट बनेंगे। दैट मीन्स उसी स्पेसीज का लार्वा और उसी स्पेसीज का अगर एडल्ट को एक साथ कंपेयर किया जाए मॉर्फोलॉजिकली तो वो दो अलग अलग जीव की तरह हमें दिखाई देंगे, इसी को कहा जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। वही अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ सिंपली हमें फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है। फ्रैगमेंटेशन दैट मीन्स एक बॉडी है जो कई टुकड़ों में बढ़ जाती है और वही टुकड़े क्या हो जाते हैं? कई नए जीवों का ग्रोथ कराते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे बॉडिंग भी हमें देखने को मिलता है। बॉडिंग की बात करें तो सिंपली जो हाइड्रा वगैरह में जो बॉडिंग हम लोग जानते हैं, अर्थात कि जो बॉडी को ऊपर बॉडी के रूप में ग्रो होता है, अर्थात कि जो एक्सोजीनस बॉडिंग होता है, वो एक्सोजीनस बॉडिंग जनरली सामान्यता होता है नॉर्मली, लेकिन यही अगर कंडीशन क्या हो जाए? अनफेवरेबल हो जाए, इंडोजीनस हमें देखने को मिलेगा। इंडोजीनस जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाए, अनफेवरेबल, और यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन में ये बनाते हैं एक इंडोजीनस बॉडिंग करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहा जाता है जैम्यूल। ओके, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए हम लोग फिगर में ही देख रहे हैं, 3 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल बात करें तो साइकोन, जिसे स्काइफा भी कहा जाता है, साइकोन जिसे हम स्काइफा भी कह रहे हैं। नेक्स्ट है स्पॉन्जिला, क्या है? स्पॉन्जिला, जिसे हम फ्रेश वाटर स्पंज भी कह रहे हैं। और नेक्स्ट है यू स्पॉन्जिया, जिसे बास स्पंज भी कहा जाता है। इस तरह से हमारी जो फाइलम पोरीफेरा है वो कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को
एक एक टर्मिनोलॉजी, एक एक वर्ड फाइलम पोरीफेरा के बारे में क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ, और वो नेक्स्ट फाइलम है फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसे हम नाइडेरिया के नाम से भी जानते हैं। चलिए, नाम यहाँ पे अगर बात की जाए फाइलम सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया, ये नाम या कहे तो ये जो टर्मिनोलॉजी है कहाँ से आया है। वास्तव में अगर कहा जाए तो ये जो फाइलम सिलेंट्रेटा है, ये सिलेंट्रेटा नाम सिलेंटेरॉन से आया है। सिलेंटेरॉन, सिलेंटेरॉन कहने का मतलब गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, दैट मीन्स कहने का मतलब ये जो सपोज कीजिए ये एक कोई सिलेंट्रेट है, इसके बीच में जो खाली स्थान होगा, इस खाली स्थान को ही कहा जाता है सिलेंटेरॉन। क्या कहा जाता है? सिलेंटेरॉन। और इसी से नाम आया है सिलेंट्रेटा। क्या नाम आया? सिलेंट्रेटा। अब इसमें भी देखिएगा तो ये देखिए, ये टेंटाकिल्स लाइक जो स्ट्रक्चर, आर्म लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए बहुत ही पतले पतले फाइबर लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी को कहा जाता है टेंटाकिल्स। क्या कहा जाता है? टेंटाकिल्स। इस टेंटाकिल्स में एक स्पेशल तरह का स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल तरह का सेल होता है, जिसको कहा जाता है स्टिंगिंग सेल। क्या कहा जाता है? स्टिंगिंग सेल। कॉमनली स्टिंगिंग सेल हम लोग कहते हैं, लेकिन उसे एक्चुअल में कहा जाता है नाइडोब्लास्ट। क्या कहा जाता है? नाइडोब्लास्ट। और इसी नाइडोब्लास्ट के नाम से इस फाइलम का नाम नाइडेरिया भी पड़ा है। क्लियर? तो अगर नॉर्मली अगर इस फाइलम के बारे में बात करें, सेम एज जैसे पोरीफेरा, तो पोरीफेरा भी एक का हैबिटाट भी अगर कहा जाए, हैबिटाट, तो ये भी क्या होते हैं एक्चुअल में, हमें मोस्टली मरीन इन्वायरमेंट में हमें देखने को मिलते हैं, अर्थात कि प्रायः ये समुद्री वाटर में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस ऐसे भी हैं जो फ्रेश वाटर में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे जिसका कॉमन एग्जांपल आप लोग जानते हैं हाइड्रा। हाइड्रा इसका एक एग्जांपल है जो कहीं ना कहीं हमें फ्रेश वाटर में हमें देखने को मिलता है। फ्रेश वाटर पॉलिप उसे कहा जाता है, फ्रेश वाटर पॉलिप हाइड्रा को कहा जाता है। ये हमें फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। ठीक है? लेकिन इसके बारे में अगर कहा जाए, पोरीफेरन की बात करें, तो पोरीफेरा जो पिछले फाइलम की बात करें तो सबके सब एक ही जगह पे फिक्स रहते थे। लेकिन इसके बारे में अगर बात किया जाए तो इनकी कुछ पॉपुलेशन सेसाइल होती है, दैट इज एक ही जगह पे फिक्स्ड होती है, एक ही प्लेस पे फिक्स्ड होती है। और कुछ पॉपुलेशन ऐसी होती है जो फ्री स्विमिंग होती है, मतलब आराम से तैर सकते हैं। जैसे यहीं पे देखिए, ये देखिए आर्म लाइक स्ट्रक्चर, नीचे की तरफ है टेंटाकिल्स, आराम से नीचे है, इसकी हेल्प से, इस टेंटाकिल्स की हेल्प से ये पानी में आराम से तैर सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये आराम से नीचे जो कुछ सबस्ट्रेटम है, कुछ सब्सटेंस है जिसके जरिए जुड़ा हुआ है, ये क्या है? फिक्स्ड है एक ही प्लेस पे। लेकिन ये क्या है? आराम से कहीं पर भी स्विम कर सकता है, ये फ्री स्विमिंग है, या कहें तो फ्री फ्लोटिंग है, आराम से फ्लोट कर सकता है या तैर सकता है। इसके बारे में फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में कहा जाए तो इसका नॉर्मली हम लोग अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखें तो ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करने के अलावा इनकी सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री ये शो करते हैं। क्या शो करते हैं? रेडियल सिमेट्री। दैट मीन्स सेंटर से होते हुए कहीं से भी प्लेन पास करा दीजिए आप, ये क्या हो जाएंगे एक्चुअल में, कई सारे प्लेन के जरिए इनको डिवाइड किया जा सकता है। सपोज कीजिए आप इस तरह से कट कर रहे हैं, इस तरह से कट कर रहे हैं तो ये फट जाएंगे। आप इस तरह से कट कर रहे हैं, इस तरह से प्लेट लगा करके, तो भी इनको, सॉरी, अगर ब्लेड लगा देते हैं कहीं से भी, इधर से भी ब्लेड लगा देते हैं, इस तरह से भी, या इस तरह से ब्लेड लगा देते हैं इधर से भी, तो इसको दो इक्वल हाफ में आप आराम से डिवाइड कर सकते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है रेडियली सिमेट्रिकल। क्या कहा जाता है? रेडियली सिमेट्रिकल। द नेम नाइडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट। देखिए नाइडेरिया जो नाम है ये किससे आया है? नाइडोब्लास्ट से आया है, या इसी को नाइडोसाइट्स भी कहा जाता है, विच कंटेन अ स्टिंगिंग कैप्सूल। यदि बात किया जाए, ये जो नाइडेरिया नाम है ये नाइडेरिया नाम नाइडोब्लास्ट से आया है। किससे आया है? नाइडोब्लास्ट से या नाइडोसाइट से आया है।
और इस नाइडोसाइट में कहा जाए तो एक कैप्सूल होता है जिसको कहा जाता है स्टिंगिंग कैप्सूल। यदि हम इसे देखने का प्रयास करें स्टिंगिंग कैप्सूल को, तो यहाँ देखिए ये है स्टिंगिंग कैप्सूल। इस स्टिंगिंग कैप्सूल की बात करें तो इस स्टिंगिंग कैप्सूल में ही हमारा मौजूद होता है, देखिए ये एक पतला सा, कह सकते हैं पतला सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये पतला सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कहीं ना कहीं ये स्टिंग करने का, डंक मारने का ये कार्य करेगा। और ये अल्टीमेटली ये जो देखिए ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी कैप्सूल में एक्चुअल में होते हैं कुछ एंजाइम, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस, एंजाइम नहीं कह सकते हैं, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो जब हम किसी भी एनिमल बॉडी में जब ये इंटर करता है तो अल्टीमेटली इसकी वजह से इरिटेशन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। ये कह सकते हैं इरिटेट कर सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हार्म पहुंचा सकता है। इसीलिए इसको कहा जाता है ये किसी ऑफेंस एंड डिफेंस, किसी के ऊपर अटैक करना हो, खुद को प्रोटेक्ट करना हो, तो इसमें इस नाइडोब्लास्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। क्लियर? स्टिंगिंग कैप्सूल क्या करें, नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट विच कंटेन अ स्टिंगिंग कैप्सूल और निमैटोसिस्ट। इस स्टिंगिंग कैप्सूल को, इस वाले कैप्सूल को स्टिंगिंग कैप्सूल कह सकते हैं या निमैटोसिस्ट कह सकते हैं। प्रेजेंट ऑन द टेंटाकिल्स एंड द बॉडी, ये पूरे के पूरे बॉडी पे भी हो सकता है या कहे तो टेंटाकिल्स में हो सकता है। मेजोरिटी ये टेंटाकिल्स में ही होते हैं। नाइडोब्लास्ट आर यूज फॉर एनकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। अगर इस नाइडोब्लास्ट की बात करें तो इस नाइडोब्लास्ट का देखिए उपयोग क्या कर सकते हैं। पहला उपयोग ऑफेंस और डिफेंस, किसी के ऊपर अटैक करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ये ऑफेंस एंड डिफेंस। अपने आप को किसी के सहारा लेना है, किसी दीवार को ऐसे होल्ड करना, पकड़ना है, तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, इस नाइडोब्लास्ट का, इस टेंटाकिल्स का उपयोग किया जा सकता है। या कहें इसके साथ साथ तो डिफेंस, फूड को पकड़ना है, डिफेंस के अलावा फूड को पकड़ना है, कोई फूड मॉलिक्यूल है उसे हमें पकड़ना है तो पकड़ने के लिए भी आर्म लाइक स्ट्रक्चर चाहिए, और ये टेंटाकिल्स क्या है, आर्म लाइक स्ट्रक्चर। ये तो कहीं ना कहीं ये फूड को कैप्चर करने में भी हेल्पफुल होता है। Cnidarians exhibit tissue level of organization and are diploblastics। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल होता है और इनके जर्म लेयर की ऑर्गेनाइजेशन होती है डिप्लोब्लास्टिक। दैट इज एक्टोडर्म और इंडोडर्म, ये दोनों मिल करके ही पूरी की पूरी बॉडी का निर्माण कर लेते हैं। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी सेंट्रली लोकेटेड होता है विथ अ सिंगल ओपनिंग दैट इज माउथ ऑन हाइपोस्टोम। सिंगल ओपनिंग होता है जिसको माउथ कहा जाता है और ये माउथ हाइपोस्टोम के ऊपर मौजूद होता है। दैट मीन्स इतनी बातों का अगर बात किया जाए, देखिए क्या है, थोड़ी सी एक साथ ले आते हैं सबको। तो यहां देखिए ये है एक सिलेंट्रेट। इस सिलेंट्रेट की यदि बात करें तो देखिए ये पूरी की पूरी बॉडी है और ये बीच वाली जो कैविटी है, इस कैविटी को ही हम कह रहे हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या कहें तो सिलेंटेरॉन। और ये जो छोटे छोटे फाइबर लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, यही फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है टेंटाकिल्स। और इसी टेंटाकिल्स में एक सेल होता है जिसको कह रहे हैं नाइडोब्लास्ट सेल। नाइडोब्लास्ट सेल या कहें तो इसी को कहा जाता है नाइडोसाइट। और इस नाइडोसाइट जो है, नाइडोसाइट में एक तरह का कैप्सूल होता है। क्या होता है? कैप्सूल होता है जिसको कह रहे हैं निमैटोसिस्ट। निमैटोसाइट्स जो कि एक तरह का स्टिंगिंग कैप्सूल है। कैसा कैप्सूल है? स्टिंगिंग कैप्सूल है। और इस कैप्सूल में होते हैं कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस। तो अगर टेंटाकिल्स का अगर कार्य कहा जाए तो पहली बात कि ये अटैक करने में, ऑफेंस में ये अपना रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ डिफेंस, अपने आप को प्रोटेक्ट करने में, किसी का अपना सहारा लेना हो, एनकरेजमेंट में सहारा लेता है, या कहें तो फूड को पकड़ना है, फूड को क्या करना है? पकड़ना है।
कैचिंग रे। भोजन को यदि पकड़ना है तो उसमें भी ये रोल प्ले करता है कौन? टेंटाकल्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्चुअल में इनके टेंटाकल्स का रोल होता है। टेंटाकल्स का अगर कार्य कहा जाए तो ये एक और कार्य करते हैं, ये कहीं ना कहीं सेंसेशन का भी कार्य करते हैं। दैट मीन्स सेंसरी एक्शन भी का भी रोल प्ले करते हैं। कौन? टेंटाकल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलर एंड इंट्रा सेलर। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पोरीफेरा में जो डाइजेशन थी, भोजन की जो डाइजेशन हो रही थी, वो कंप्लीटली इंट्रा सेलर थी, अर्थात इंट्रा दैट इज इंटरनल टू द सेल, सेल के अंदर। बट यहाँ पे अगर बात की जाए सिलिंड्रेटा में तो जो डाइजेशन है एक्स्ट्रा सेलर भी है और इंट्रा सेलर भी है। दोनों तरह की यहाँ पे डाइजेशन हमें देखने को मिलता है। ओके, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सम ऑफ द नाइडेरियंस एग्जाम्पल कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कुछ नाइडेरियंस की बात करें, कुछ सिलिंट्रेट की बात करें जो समंदर में रहते हैं, सी में देखने को मिलते हैं, उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का एक जो स्केलेटन होता है, एक जो स्केलेटन होता है। और अल्टीमेटली अगर सी बेड पे देखा जाए तो इसी कैल्शियम कार्बोनेट के एक जो स्केलेटन की वजह से वो भी कलरफुल एक जो स्केलेटन होने की वजह से ये एक्चुअल में क्या करते हैं, एक बहुत ही अट्रैक्टिव अपीयरेंस बनाते हैं जिसे कहा जाता है कोरल रीफ। क्या कहा जाता है? कोरल रीफ। नाइडेरियन एक्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा। एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर सिलिंड्रेटा के बारे में कहा जाए तो ये शो करते हैं मेटाजेनेसिस, जिसे हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से भी जानते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये क्या होता है सर? देखिए तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दैट मीन जनरेशन का गैप। इसमें होता क्या है कि सपोज कीजिए ये कोई एक हाइड्रा है, तो ये जो हाइड्रा है ये कौन सा स्टेज है इसका? पॉलिप वाला स्टेज है। तो ये जो पॉलिप स्टेज है दैट मीन एक ही जगह पे ये फिक्स है। ये क्या करेगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। कैसा करेगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो ये अपना मेड्यूसा फॉर्म को बना लेगा, अम्ब्रेला लाइक इस तरह का कह सकते हैं। इस तरह का मेड्यूसा फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? मेड्यूसा फॉर्म है। इस मेड्यूसा फॉर्म में दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये देखिए, एक ही जगह पे फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड है, फिक्स्ड एट अ प्लेस। बट इसकी बात करें तो ये क्या होता है? फ्री स्विमिंग होता है, फ्री स्विमिंग होता है। अब यहां देखिए ये जो मेड्यूसा है फिर से जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, क्या करेगा सर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो ये मेड्यूसा फॉर्म फिर से क्या बना लेगा? पॉलिप स्टेज बना लेगा। दैट मीन्स एक ही जीव है, अगर रिप्रोडक्शन का तरीका अगर चेंज करता है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है सर? मेड्यूसा। वो बना देगा पॉलिप वाला स्टेज। अगर पॉलिप वाला स्टेज है वो करेगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो क्या बना देगा? मेड्यूसा स्टेज। दैट मीन्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर देखेगा इसमें स्टेज चेंज हो रहे हैं, इसी को कहा जाता है मेटाजेनेसिस या कहें तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर? उसी को यहाँ पे लिखा गया है। देखिए क्या लिखा गया है? नाइडेरियंस एक्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा। द फॉर्म ऑफ इज अ सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा। फॉर्मर मतलब पहले वाला जो है वो क्या होता है? सेसाइल होता है, एक ही जगह पे फिक्स्ड होता है, एक ही जगह पे फिक्स। दैट मीन्स ये सेसाइल होता है। सेसाइल होने के साथ साथ ये सिलिंड्रिकल होता है। कैसा होता है सर? सिलिंड्रिकल होता है, जैसे कि हाइड्रा।
एडेम्सिया, हाइड्रा और एडेम्सिया एक्चुअल में पॉलिप ही होते हैं, वेयर एज द लैटर जो बाद वाला है अर्थात कि मेड्यूसा है इज अम्ब्रेला लाइक, अम्ब्रेला शेपेड, ये देखिए तो अम्ब्रेला के शेप में दिखाई दे रहा है, एंड फ्री स्विमिंग, इसके साथ साथ ये क्या है, फ्री स्विमिंग होता है, लाइक ऑरेलिया और जेलीफिश। इसकी अगर बात करें, ये जो ऑरेलिया है और जेलीफिश है तो ये सब के सब मेड्यूसा ही होते हैं, अपना मेड्यूसा वाला स्टेज ही जीते हैं, उसमें पॉलीपोल स्टेज नहीं आएगा। उसी तरह से हाइड्रा और एडाम्सिया की बात करें तो ये पूरे का पूरे जनरेशन आफ्टर जनरेशन पॉलीपोल स्टेज ही शो करते हैं। अगर मेटाजेनेसिस वाली प्रॉपर्टी कही जाए तो वो फाइसेलिया और ओबेलिया के द्वारा शो की जाती है। ओके, दोज नाइडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स, वैसे नाइडेरियन जो दोनों तरह के फॉर्म्स को शो करते हैं अर्थात कि पॉलिप और मेड्यूसा दोनों तरह के फॉर्म्स को शो करते हैं, एक्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या कहें तो मेटाजेनेसिस, दैट मीन्स वैसे सिलिंड्रेट्स जो दोनों तरह के फॉर्म्स को शो करते हैं उस तरह के एनिमल्स की प्रॉपर्टी कहा जाता है मेटाजेनेसिस या कहें तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यदि दोनों तरह के फॉर्म्स को शो किया जाए तो। अदरवाइज यदि सेपरेट एक एक अलग अलग स्टेज शो कर रहे हैं तो बात अलग है। That is polyp produce medusae asexually and medusae form the polyp sexually. मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए पॉलिप बनाएगा और पॉलिप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए क्या बनाएगा, मेडुसा बनाएगा। ये है पूरी की पूरी सिलेंट्रेड। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए कुछ एग्जाम्पल है, फाइसेलिया जिसे कहा जाता है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एडाम्सिया जिसे कहा जाता है सी एनिमोन, पेनाटुला जिसे कहा जाता है सी पेन, जॉर्जोनिया जिसे कहा जाता है सी फैन एंड मैंड्रिना जिसे कहा जाता है ब्रेन कॉरल्स। क्या कहा जाता है, ब्रेन कॉरल्स। अगर मेटाजेनेसिस प्रॉपर्टी शो करने वाले की एग्जांपल की बात की जाए तो इसके दो एग्जांपल हैं, फाइसेलिया एंड ओबेलिया। ये दो ऐसे एग्जांपल हैं जो मेटाजेनेसिस वाली प्रॉपर्टी को शो करते हैं। क्लियर? तो हमें लगता है कि ये सिलिंड्रेट या कहे तो जो नाइडेरिया है ये भी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, स्पष्ट हो गई होगी। चलिए अगला जो फाइलम जो मिलता जुलता इसी का है, एकदम सिस्टर लाइक जो कह सकते हैं फाइलम है अर्थात कि टीनोफोरा, उसे भी देख लेते हैं। क्या है टीनोफोरा? टीनोफोरा के नाम अगर बात की जाए, ये है टीनोफोरा फाइलम। फाइलम टीनोफोर्स की बात की जाए तो यहाँ देखिए टीनोफोर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है अपने एक एग्जाम्पल के द्वारा जो कि है प्लूरोब्राकिया। ये किसका एग्जाम्पल शो किया जा रहा है सर? प्लूरोब्राकिया। यदि प्लूरोब्राकिया के बारे में देखिएगा तो यहाँ पे कुछ बातें देखने को मिल रही है। देखिए तो ये एक सेंट्रल एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस है और ये सेंट्रल एक्सिस एक्चुअल में ना होकर के इसका माउथ है। क्या है सर? माउथ। और इस माउथ से देखिएगा तो ये एक तरह की इसकी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी यहाँ देखिए इस तरह से दिखाई दे रही है। ये है इसकी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ओके, और अल्टीमेटली इसके अलावा अगर बात की जाए देखिएगा काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। इसे ही कहा जाता है कुंभ प्लेट। एक्चुअल में पूरी की पूरी टीनोफोर की जो बॉडी होती है इसी तरह से बॉल लाइक होती है, स्फेरिकल होती है, जिसके ऊपर 8 कुंभ प्लेट होते हैं। 8 कुंभ प्लेट्स होते हैं। हर कुंभ प्लेट्स के ऊपर सिलिया लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं सर? सिलिया लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए होते हैं इस तरह से, जो कहीं ना कहीं इनको एनकरेजमेंट में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? एनकरेजमेंट, होल्ड करने में, किसी के साथ अपने आप को चिपकने में हेल्प करता है। ये सिलिया है, ढेर सारे सिलिया मौजूद होते हैं। और ये देखिए ये दो देखने को मिल रहा है हमें टेंटाकल्स, सेम वही टेंटाकल्स जो फाइलम सिलिंड्रेट्स में हमें देखने को मिल रहे थे, नाइडेरियंस में हमें देखने को मिल रहे थे। बस एक ही अंतर है यहाँ पे, और वो अंतर क्या है कि इस टेंटाकल्स में अर्थात कि टीनोफोर्स की जो टेंटाकल्स होती है इसमें नाइडोब्लास्ट सेल, नाइडोब्लास्ट जो सेल होता है वो अब्सेंट होता है। नाइडोब्लास्ट क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। यहाँ पे नाइडोब्लास्ट नहीं होते हैं, स्टिंगिंग सेल नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। और रेस्ट ऑफ
एज इट इज, जैसे कह सकते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा में पढ़े हैं। दैट मीन्स अगर जनरल प्रॉपर्टी की बात करें तो जनरल प्रॉपर्टी में इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या देखने को मिलेगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री अगर कही जाए तो वही रेडियल सिमेट्री, अगर जर्म लेयर का ऑर्गेनाइजेशन कहा जाए तो वही डिप्लोब्लास्टिक, अगर बॉडी कैविटी की बात की जाए तो बॉडी कैविटी नहीं होती है, अर्थात ये भी एसिलोमेट्स होते हैं। लेकिन इनकी हैबिटाट की बात की जाए, ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी किया फाइलम पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, वो सबके सब मोस्टली मरीन में थे, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल उनके पॉपुलेशन ऐसी भी थी जो हमें फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल रही थी, लेकिन इस फाइलम की कोई भी पॉपुलेशन हमें फ्रेश वाटर में देखने को नहीं मिलती है। ओके, और यहाँ पे क्या बोले, 8 कुंभ प्लेट के बने होते हैं, इसीलिए इन्हें सी वॉलनट और कुंभ जेलीज भी कहा जाता है। कुंभ कंघी गिलास, कंघी किसकी वजह से, यहाँ देखिए सिलिया जो बना हुआ है, ढेर सारे सिलिया, ये कंघी नुमा स्ट्रक्चर इसको बनाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कुंभ जेलीज भी कहा जाता है। या सी वॉलनट समुद्री अखरोट, ये कुंभ प्लेट का बना होता है, प्लेट की वजह से बहुत मजबूत होता है इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसीलिए इनको सी वॉलनट्स भी कहा जाता है। आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ये सब के सब क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, केवल व केवल मरीन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। सिमेट्री इनका रेडियल है, जर्म लेयर का ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोब्लास्टिक है, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कुंप्लेट, सिलिएटेड कुंप्लेट्स, 8 कुंप्लेट्स होते हैं जिसके ऊपर सिलिया लगा हुआ होते हैं, और ये एक्सटर्नली लगे होते हैं, बॉडी से के बाहर से जुड़े हुए होते हैं, विच हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोशन में हेल्प कौन करता है, ये सिलिया। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। यदि याद हो आप लोगों को सिलिंट्रेट, तो सिलिंट्रेट की बात किए थे हम लोग कि सिलिंट्रेट में एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों तरह का डाइजेशन होता है। सेम डाइजेस्टिव पैटर्न यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो एक एडिशनल प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी के पास देखने को मिलता है, और वो है बायो इल्यूमिनेंस। बायो इल्यूमिनेंस मतलब किसी लिविंग का कुछ इंटरनल मेटाबॉलिज्म की वजह से अपने आप अपनी बॉडी से कुछ लाइट को इमिट करना, कलरफुल लाइट को इमिट करना, जैसे जुगनू। हमारे यहाँ कुछ इंसेक्ट हैं आर्थ्रोपोड को बिलोंग करने वाले, जिसे हम जुगनू के नाम से जानते हैं। एकदम जब बिल्कुल नाइट हो तब देखिएगा कोई जुगनू रात में चमकते हैं, उसी तरह से इनके पास भी होती है बायो इल्यूमिनेंस वाली प्रॉपर्टी। बायो इल्यूमिनेंस क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट। किसी लिविंग का लाइट को इमिट करने की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, बायो इल्यूमिनेंस। इज अ वेल मार्क्ड इन टिनोफोस, टिनोफोस को इस प्रॉपर्टी की वजह से आराम से मार्किंग किया जा सकता है, चाहे ये कहीं पर भी हो। सेक्सेज आर नॉट सेपरेट, सेक्सेज यहां पर भी सेपरेट नहीं होते हैं, दैट मीन्स ये सब के सब हैं मोनोइसियस, दैट या कहें तो ये हर्मैफ्रोडाइट हैं। कैसे हैं सर, हर्मैफ्रोडाइट हैं, हर्मैफ्रोडाइट हैं, या कहें तो बाइसेक्सुअल है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर केवल व केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कैसा होता है सर, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसमें एग्जाम्पल की बात की जाए, टिनोफोस की एग्जाम्पल, 2 ही एग्जाम्पल मेंशन है, प्लूरोब्रैकिया और टिनोप्लाना, प्लूरोब्रैकिया और टिनोप्लाना। क्लियर, तो संभवतः आप सबको ये टिनोफो वाली जो फाइलम है ये भी कंप्लीट हो गई होगी। तो आज हमने स्टडी किया फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम टिनोफोआ। आप एक बार एकदम इसको बिल्कुल रिवीजन कीजिएगा, संभवतः आप सबको ये जो तीनों फाइलम है कंप्लीट हो गई होगी। तो आज के लिए धन्यवाद।